मैंने शायद किताब में जिक्र भी किया कि अगर आप दिदमरी की तारीख देख लें तो ये गालिब अंसर सामने आता है कि जो चक दौर था ये एक शिया हुकूमत थी जो सुन्नियों के ख़िलाफ़ थी। याकूब शाह चक जो उसका बादशाह था, इसने एक बेमहल एक ऐसी हरकत की जिसकी वजह से मुल्क में इंतशार बढ़ा। ये कहना कि कोई टेंशन भी नहीं वो भी गलत बात होगी। अच्छे सूबेदारों में भी शिया है, बुरे सूबेदारों में भी शिया है, अच्छे सूबेदारों में भी सुन्नी है, बुरे सूबेदारों में भी सुन्नी है। नाज़रीन, कश्मीर लाइफ के स्टूडियो में आपका खुशामदीद। तो आज हम एक नहायती अहम मौजू पर बात कर रहे हैं, एक आथर से बात कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि पिछले ही दिनों हमारे एक वेटरन स्कॉलर जो हैं हकीम समीर हमदानी, उनकी किताब लंदन के पब्लिशिंग हाउस ने शाया की, आईबी टॉरस ने। तो आज हम उस किताब के हवाले से बात करेंगे, लेकिन शुरुआत इस बात से करेंगे कि हकीम समीर हमदानी बेसिकली उन्होंने आर्किटेक्चर पढ़ा है, उन्होंने पीएचडी किया है दिल्ली स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर से। तो उसके बाद उन्होंने पोस्ट डॉक किया मिड से यूएस से, रिसेंटली वो वापस वहाँ से आए। तो उन्होंने पहली किताब इस्लामिक आर्किटेक्चर पर लिखी। एक काफ़ी टाइम से एक गल्फ था आर्किटेक्चर के हवाले से, जो मुस्लिम आर्किटेक्चर है, मेडिवल आर्किटेक्चर, उस पर कोई सीरियस बात नहीं हुई थी, वो महज रेफरेंसेस के हवाले से ही चलता था। तो उन्होंने पहला काम जो किया, उन्होंने उस आर्किटेक्चर पर एक बहुत ही ज़ख़ीम किताब लिखी। और इस वक्त जो हमारा उस आर्किटेक्चर के हवाले से जब बात करेंगे तो इस वक्त तक वो हरफ आखिर है अपने सब्जेक्ट पे। उसके बाद इन्होंने रिसेंटली इनकी दूसरी किताब आ गई जो बहुत ही नहायत ही नाजुक मामले के हवाले से लिखी गई है कि जो जम्मू कश्मीर में, खुसूसन कश्मीर की वादी में जो सेक्टेरियन टेंशन्स रहे हैं हिस्टोरिकली, खुसूसन मुसलमानों के बीच में शिया और सुन्नी के हवाले से, उन्होंने एक किताब लिखी, एक शानदार किताब लिखी है स्कॉलर की हैसियत से, न कि एक शिया या एक सुन्नी की हैसियत से। तो उसमें उन्होंने वो सब ट्रेस किया कि ये रिकन्सिलेशन कैसे हो गई और कोएग्जिस्टेंस के महरक़ात और उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो आज हम डॉक्टर हकीम समीर हमदानी साहब से बात करेंगे। समीर साहब, आपका खुशामदीद कश्मीर लाइफ। शुक्रिया मसूद साहब, थैंक यू। मैं शुरुआत इस किताब पर बात करने से पहले मैं ज़रूर ये पूछना चाहूँगा कि आपने पहली किताब आर्किटेक्चर पर लिखी, मुस्लिम आर्किटेक्चर पे, तो उसके बाद दूसरी किताब जो आपकी आ गई वो इंतहाई एक नहायत सेंसिटिव मौजू पर आपने लिखा। तो आपने इसी मौजू को चूज़ क्यों किया आर्किटेक्चर के बाद? अस्सलाम वालेकुम जनाब। दो वजूहात हैं। एक तो ये कि जो मेरी अवलीन किताब थी वो तो फ़न तामीर पे थी ज़ाती तौर पे, बट आप किसी आस्थान, किसी खानका, किसी मस्जिद के बाद तज़किरा करें तो ज़रूरी है कि लाजिम है कि आप उस वक्त को भी पहचानें कि जिस वक्त में उसकी तामीर हुई है, उन अशख़ास को भी पहचानें जो उसकी तामीर की बिना बने हुए। सो कश्मीर में, क्योंकि वो किताब 14वीं सदी से लेके 18वीं सदी के आखिर तक लिखी गई थी ज़ाती तौर पर, ये पीरियड एक्सेस करने के लिए लाजिम है कि एक तो आप बिल्डिंगें देखेंगे, मटीरियल कल्चर देखेंगे, तो एक और है टेक्सचुअल हिस्ट्री जो हमारी है, जो बिज़ाती तौर पे तारीख़ और तज़कुरों के हवाले से हमारे तक पहुँची है। तो उसमें यू नीडेड टू गो थ्रू इट। सो काफ़ी टाइम लगा, बिकॉज ज़्यादातर तो गच अब ट्रांसलेट भी हुई, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे खासकर तज़किरे हैं जो कि अभी भी खालिस फ़ारसी में उनका तर्जुमा नहीं हुआ है। सो कुछ टाइम उस पर स्पेंड हुआ। देन दिस इंटरेस्ट केम आउट कि अगर आप देखें कि जो ये तारीख़ है या ये तज़किरे कह रहे हैं और जो ये मटीरियल कल्चर है इस वक्त का, इसमें कुछ तज़ाद सा मालूम हो रहा है। क्योंकि अगर आप सिर्फ इस टेक्स्ट को देखें तो ऐसा मालूम होता है कि कश्मीर में 14वीं सदी से या 15वीं सदी ईस्वी से एक टेंशन रहा है मुस्लिम सोसाइटी में शियों और सुन्नियों के दरमियान, लेकिन वहीं पे ऐसे भी आसारात मौजूद हैं जो कि इस बात की नफ़ी करें। तो क्या माजी का एक जो बयानिया हमारे पास आया हुआ है, ख़ासकर उन तारीख़ों से जो कि 18वीं सदी ईस्वी में लिखी गई है, ये सही है? क्या कोई तरीका है जिससे इसे हम देख सकते हैं? बट देन अगेन ये काफ़ी वास्ट पीरियड है,
अगर आप ये तारीख 15वीं या 14वीं सदी से उठाएं एंड कंटेम्प्रेरी टाइम चलाएं, तो मैंने सोचा कि बेहतर है, क्योंकि माखुजात ज़्यादा मौजूद है, 19वीं सदी पे ही काम किया जाए। एक और भी वजह हुई कि इस पीरियड पे ऑलरेडी 2 सिमिलर किताबें निकली हैं, एक चित्रलेखा जोशी की एंड मृदु राय की, बट बिजाती तौर पे वो 2 किताबें जो है उन्होंने खासकर हिंदू मुस्लिम रोल देखा हुआ है, एंड उसमें एक कंसोलिडेटेड मुस्लिम आइडेंटिटी एक साइड है, एक साइड से हिंदू आइडेंटिटी है। तो मेरा आइडिया था कि ये वो वक्त है कि जब 400-500 साल के बाद मुस्लिम हुकूमत चली जा रही है, ठीक है जी, कि अगर हम माने 1320 से मुस्लिम सल्तनतें कायम होगी, मुस्लिम हुकूमत कश्मीर में कायम हुई, एंड 1819-20 तक हमारा तो सिख दौर शुरू होता है, फिर हमारा डोगरा शाही का दौर चल रहा है। तो ये वक्त है कि जब मुसलमानों की हुकूमत न रही, ये वक्त है कि जब गैर मुस्लिम के अंदर कश्मीर आया। इस वक्त में क्या रिलेशंस रहे शियों और सुन्नियों के दरमियान, एंड ख़ास जो एक मौजू था जिसमें थोड़ा इंटरेस्ट भी था कि शिया तशख़्ख़ुस का जो पब्लिक स्फेयर में मैनिफेस्टेशन हुई वो कैसे हुई, एंड उसका रद्द अमल कैसे रहा सुन्नियों के दरमियान से। सो ओवरऑल आई वुड से कि दो ये किताब ज़्यादातर टेक्सचुअल हिस्ट्री से बोरो करती है, बट देन अगेन इट यूजेस एंथ्रोपोलॉजी एंड इट्स ऑल्सो यूजिंग मटीरियल कल्चर टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि ये वक्त क्या था। जो बयान हमारे पास तारीखी तौर पे आए थे एक डिवाइड के, उन पे थोड़ा सा मुख्तसर तमहीदन मैंने लिखा हुआ है, बट ज़्यादातर किताब की जो बुनियाद है वो 19वीं सदी में इन 2 कम्युनिटीज़ के दरमियान विद इन अ मुस्लिम सोसाइटी ताल्लुकात कैसे रहे, वाक़ात क्या रहे, एंड वो हजरात कौन से थे जो इन दी एंड एक रिकन्सिलिएशन की तरफ मुसलमानों की इन 2 इकाइयों को लेके आए। ये बात सही है कि ये जो किताब आपने लिखी, काफ़ी मेहनत इससे बिल्कुल जाहिर है, बहुत पढ़ा गया है, और नाज़रीन आप भी जानते होंगे कि इस मौजू पर लिखा गया है, लेकिन या तो शिया ऑथर्स ने लिखा इस इशू को लेकर, या सुन्नी ऑथर्स ने लिखा, भले ही वो क्लर्जी से थे, वो स्पिरिचुअलिटी से थे, या उनका जो भी हिसाब किताब था, उनका जो उस वक्त की अपनी पोजीशन थी, तो उन्होंने अपने हिसाब से किताब लिखी। कोई एक ऐसी कोशिश नहीं हुई जिसमें एक स्कॉलर उन सारे सेक्टेरियन बायसेस को छोड़ के एक मौजू को देखे महज उस बुनियाद पर कि व्हाट इज़ आवर रिकॉर्ड। लेकिन ये पहली कोशिश है इस किताब में कि इस मौजू को एक स्कॉलर टैकल करे। तो बात को आगे बढ़ाने से पहले ये मेरे हिसाब से ज़रूरी बन जाता है कि इस्लाम का जो कश्मीर का जो ट्रांजिशन है, कन्वर्जन है इस्लाम की तरफ, वो तो वेल डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन ये जो तारीख शिया फ़िरके का जो एवोल्यूशन है कश्मीर की सोसाइटी में, उसके मेजर लैंडमार्क्स क्या रहे हैं हिस्ट्री में? ये सही बात है कि आपकी किताब 19वीं सदी के हवाले से लिखी गई है, एक टाइम पीरियड है इसका, लेकिन ये ज़रूरी बन जाता है कि ये आपने थोड़ा पास्ट की तरफ भी थोड़ा कुछ तो तज़किरा किया हो। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा ज़िम्नन किया हुआ है इंट्रोडक्टरी चैप्टर में। मैं ये बोलूँ कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग पास्ट की है वो किस सदी में आती है। हमारी अवलीन तारीख जो है सईद अली की है, तारीख़ कश्मीर, एंड दिस इज समवेयर रिटन सुल्तान हसन शाह चक के ज़माने में, विच इज़ अगेन 16वीं सदी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री जो है बारिस्तान शाही है, उसके बाद तारिक मलिक हैदर है, तारिक हसन है। ये 3 हिस्ट्रीज़ हैं जो मोस्टली 17वीं सदी से है। नेक्स्ट एंड मेरे हिसाब से कश्मीर की सानी सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री जो रही है अब आज के ज़माने तक, जिसने पूरे बाकी के मोरखों पे अपना असर छोड़ा, वो वाक़ात कश्मीर है ख्वाजा मोहम्मद आज़म दिलमरी की, जो ख़ुद 18वीं सदी में लिखी गई है। तो कहने का मतलब है कि 17वीं सदी में, 18वीं सदी में, या इवन 16वीं सदी में आप तज़किरा कर रहे हैं इस्लाम कश्मीर में कैसे आया 14वीं सदी में। सो देयर इज़ अ गैप, कम से कम 200 साल या 300 साल या कहीं 400 साल। सो आप माजी को कैसे समझ रहे हैं, ये इस बात पे दलील नहीं है कि माजी वही है। एंड दिस इज समथिंग वेयर इन हिस्टोग्राफी जो हमारा आई वुड से वेस्टर्न सेक्युलर नोशन ऑफ हिस्टोग्राफी है वो आ जाता है। हमें तारीख में कहा गया कि बुलबुल शाह है, हमें तारीख में कहा गया कि रंजन शाह है, हमें तारीख में कहा गया है कि शहमीर है, लेकिन क्या इनसे पहले भी कश्मीर में मुसलमान थे?
अगेन काफ़ी सारे, मैं तो नहीं, मेरे से पहले काफ़ी अदीबों ने, एकेडमिक्स ने लिखा है कि यू टेक ए रेफरेंस फ्रॉम कलहना, कि हाँ जी देयर इज़ इवन हर्षा के वक्त पे भी यहाँ पे कुछ जिक्र ऐसा मिलता है कि जिससे आप ये कियास कर सकते हैं कि यहाँ पे मुसलमानों की कोई मौजूदगी थी। ये मुसलमान कौन थे? क्या ये सिर्फ सोल्जर्स थे? ये मुसलमान क्या ताजर थे? अगर आप गिलगित की तरफ जाएं तो वहाँ पे वो पेट्रोग्राफ्स काफ़ी निकले रिसेंटली, जिन पे सुदगान, जो कि एक कबीला था या एक एम्पायर ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं वैसे एशिया में, उनका जिक्र मिलता है। देन आलची जाए, वहाँ पे आपको एक और मटीरियल एविडेंस मिलती है मुसलमानों की उस वक्त से पहले कि जब यहाँ बुलबुल शाह का जिक्र है। अब स्पेशली इस पीरियड में मैं अभी भी कहता हूँ कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इतनी हिस्टोरिकली क्लियर नहीं है कि आप ये कह सकते हैं कि ये इस वक्त इस मसलक का कश्मीर में वजूद आया, ख़ासकर पे जहाँ तक शियों का ताल्लुक है। तो जनरली एक साइड से तो है कि मीर शमसुद्दीन इराकी के साथ वाबस्तगी है, बट नूर बख्शिया क्या खालिद शिया थे? क्या वो इमामिया थे कि नहीं? ये भी एक तारीखी सवाल है। शियों की तरफ से जो तारीखें आई हैं, कुछ निस्बतें आई हैं, उनमें आप देखेंगे कि बुलबुल शाह के लिए एक अकीदत है, मीर सैयद अली हमदानी के लिए भी एक अकीदत है, तो किसी मरहले में वो ये भी कहेंगे कि ये हमारे हैं, एंड देन देयर इज अनदर नैरेटिव। तो मैं इसको जज नहीं कर सकता, एंड मुझे लगता है कि जो हमारे पास शहादतें हैं, जो हमारे पास माखज़ात हैं, उनकी बिना पे आप ये नहीं कह सकते कि क्या हुआ। बट हाँ, हल्का सा ये आप कह लें कि यू गेट इंटरेस्टिंग आइडिया अबाउट व्हाट वाज हैपनिंग एट दैट पीरियड, जिसकी वजह से कश्मीर में इस्लाम आया, फूला। इसमें शियों का भी कहीं जिक्र है, सुन्नियों का भी है, रशियों का भी है। एंड इस्लाम क्या था उस वक्त में? आई मीन इफ़ यू कंपेयर इट टू इस्लाम की जो अंडरस्टैंडिंग आज की कंटेम्प्रेरी है, क्या यही अंडरस्टैंडिंग टोटली थी उस वक्त में? अगेन इफ यू सी सम ऑफ द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, सो इट इज़ अ वेरी कहने के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ मर्की पीरियड, जिसमें वो क्लैरिटी नहीं है कि जहाँ पे आप एक ख़ास चीज़ को विद क्लैरिटी कह सकते हैं दिस इज़ अ फैक्ट। हमारे पास ट्रेडिशंस आए हैं कि उस वक्त में क्या हुआ, एंड इन अ वे यू कैन सॉर्ट ऑफ जज कि ये ट्रेडिशंस हमें उस वक्त के बारे में क्या बता सकते हैं। बट क्लैरिटी के से, आई मीन इट कैन बी अ मैटर ऑफ माई फेथ कि हाँ ये हुआ एंड यहाँ से मेरा वजूद एज अ मुसलमान कश्मीर में हुआ, उससे मुझे कोई, आई मीन आई डोंट हैव एनी थिंग टू डू विद इट। बट जनरली एज अ हिस्टोग्राफर, मिडीवल पीरियड जो है कश्मीर का, इन स्पाइट ऑफ जो हमारे रिसोर्सेज हैं, बिकॉज वो काफ़ी देर के हैं, काफ़ी बाद में लिखे गए, इट डजंट गिव अस दैट अमाउंट ऑफ क्लैरिटी कि एक्चुअली हो क्या रहा था। ये मुसलमानों की जो बस्ती यहाँ थी, पहली बस्ती, कौन थे? आई मीन देखिए जी, अगर आप देख लें, एक रेफरेंस है बुलबुल शाह के लिए जहाँ पे कहा गया कि वो शाह नेमतुल्लाह वली के जो सुरवर्दिया सिलसिले थे के मुरीद है। लेकिन अगर आप तारीखी तौर पे देखें, शाह वलीउल्लाह जो मेहान में ईरान में मदफन है, वो उनके बाद के हैं। So there is a contradiction in that time, but it is generally कि एक वक्त में कश्मीरी मुसलमानों ने अपना एक पास इमेजिन किया, एंड जो पास उन्होंने इमेजिन किया वो हमारे पास तारीख ब तारीख और सीना ब सीना आज तक पहुँची है, जिसमें बुलबुल शाह को आप इस्लाम का बानी समझते हैं, मीर सैयद अली हमदानी को आप बानी मुसलमानी करा देते हैं, एंड जनरली दोनों आवत से मसलकों में दोनों के बुजुर्गों के साथ एक अकीदत है, एंड दोनों वुड क्लेम इट, चाहे वो शिया हो सुन्नी, उससे मुझे कोई ताल्लुक है नहीं। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि दिस पीरियड इज़ नॉट दैट क्लियर कि आप कोई डेफिनेट आंसर थे। बाकी आपकी अपनी ज़ाती यकीन ईमान है किसी तारीखी इवेंट पे, उस पर तो मैं कुछ तबसरा कर नहीं सकता। एक बात ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जो बेसिकली 32 साल का आसपास का टाइम पीरियड था चक दौर का, और उसके बाद जो मुगल दौर शुरू होता है, ये मेरे हिसाब से एक बड़ा लैंडमार्क रहा है या कि सेक्टेरियन इशू को टैकल करने के लिए बुनियाद, मंबा जो जिसको कहते हैं सोर्स। सो ये वही पीरियड था। तो आपकी जो रिसर्च रही, तहकीक रही, तो माशाल्लाह आपकी तहकीक में तो कोई सवाल उठाया नहीं जा सकता, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है, जो कि आपकी पिछली किताब से भी वाज़ेह है। लेकिन हकीकत क्या थी, क्या ऑन रिकॉर्ड है उस दौर के हवाले से, जिस दौर को हम सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट समझते हैं सेक्टेरियन इश्यूज के हवाले से? मैंने शायद किताब में जिक्र भी किया कि अगर आप दिदमरी की तारीख देख लें तो ये गालिब अंसर सामने आता है कि जो चक दौर था ये एक शिया हुकूमत थी जो सुन्नियों के खिलाफ थी, एंड इसके साथ साथ अगर आप
कुछ तज़किरे देखें ख्वाजा इसाक खारी का, बाबा हैदरतुल मौली का, एंड उनको भी इनके साथ सॉर्ट ऑफ मिला लें, साइड बाय साइड देख लें, तो लगता है कि चकों का जो मिजाज था वो सुन्नियों के टोटली ख़िलाफ़ था। एंड आप ये कह सकते हैं कि उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई थी। बट देन अगर आप अगेन गो बैक टू द सेम पीरियड, आप देख सकते हैं कि चक गर्चे शियात थे, एंड चकों का एक हिस्सा शिया था, एज इन देयर वाज आल्सो ब्रांच चकों का जो सुन्नी था। बट आप ये बोलें कि जिन्हें हुकूमत यहाँ पे की, जो बादशाह बने, जो सुल्तान बने, उनकी अज़वाजें सुन्नी भी थी, उनके रिश्ते सुन्नियों के साथ भी हुए थे, उनके दरबार में सुन्नी भी थे। अगर आप देखें कि यहाँ पे रेफरेंसेस मिलती कि हो सकता है कि गालबन यहाँ पे अक्सर हनफी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वालों की थी, लेकिन इवन एज अ शिया जो कोर्ट का क़ज़ाहत का सिस्टम चल रहा था वो शाफ़ी मज़हब के तरीके चल रहा था, बिकॉज शाफ़ियों और शियों में थोड़ा इन टर्म्स ऑफ द थियोलॉजिकल स्कूल देयर इज़ अ सर्टेन सिमिलैरिटी। सिमिलरली आप देख लें कि शहर के जो जामिया मस्जिद के काजी हैं या जो शहर की मसाजिद हैं, ये सुन्नियों के अंदर ही, हमें कोई ऐसा इंडिया नहीं मिलता है कि कहीं से डिपोजिशन का हुआ। बट हाँ, इसी वक्त में कुछ ऐसे भी वाक़ात होते जिनमें एक दो काजी मारे जाते हैं, एंड दैट इज़ अगेन एन इवेंट ऑफ टेंशन विच इज़ प्रोजेक्टेड कि ये एक शिया सुल्तान ने दो सुन्नी काजियों का कत्ल किया। बाद में काजी मूसा का भी किस्सा आ जाता है, विच इज़ ऑलमोस्ट एट द पीरियड वेयर इन चक रूल एंड्स। एंड आप देख लें, अगर आप इस वक्त की करीब जो शिया मोरखीन ने किताबें लिखी, बारिस्तान शाही एंड तारिक मलिक हैदर, दोनों प्रोजेक्ट काजी मूसा एज अ इनोसेंट पर्सन। सो ये शियों ने किताबें लिखी, तारीखें लिखी है, लेकिन ये कह रहे हैं कि चक गलत है, या याकूब शाह चक जो उसका बादशाह था, इसने एक बेमहल एक ऐसी हरकत की जिसकी वजह से मुल्क में इंतशार बढ़ा। So even Shia historians are criticizing this act of याकूब शाह, जिसकी पैदाइश पे काजी मूसा को कत्ल किया जाता है, इसलिए इनको काजी मूसा शहीद के नाम से याद किया जाता है। वो एक वजह बन जाती है कि कश्मीर के कुछ मशाइख बाबा दाऊद खाकी वगैरह शेख याकूब सरफी के पास जाते हैं, एंड देन दे अप्रोच द मुगल कोर्ट अकबर फॉर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कश्मीर। बट साथ में आप देख लें कि बाबा दाऊद खाकी के दो कसीदे गुसलिया यूसुफ शाह, कसीदे लामिया, एक में वो यूसुफ शाह की तारीफ़ करते, एक में वो मदा ख्वां है यूसुफ शाह एंड उनके चाचा हुसैन शाह चक्के। सो इट शोज़ कि जो ये पीरियड है कि इसको आप टोटली दो सेक्ट्स की लड़ाई में न कंसोलिडेट करें। इसमें बेसिकली उमरा भी है, आपस में एक दूसरे के साथ भी हैं, एक दूसरे के खिलाफ भी है। सो मैं ये कह सकता हूँ, जो मैंने कहने की कोशिश की है कि जो आपकी मसलकी वजूद है, पहचान है, दैट इज़ नॉट द मेन रीज़न फॉर द डिफरेंसेस और द कन्फ्लिक्ट। ये मोस्टली पॉलिटिक्स है, ये मोस्टली जो आपकी जो व्हाट आई कुड से द कन्फ्लिक्ट इज, इट्स जनरेटेड इन कंपीटिंग पॉलिटिकल इंटरेस्ट, जिसमें खानकाहें भी वाबस्ता हो जाती हैं, जिसमें जो स्कॉलरली एलीट है, उलमा हजरात, वो भी वाबस्ता हो रही है। सो बेसिकली अ पीरियड जब मुल्क इंतशार में है, बट इंतशार में इसलिए क्योंकि यहाँ कंपीटिंग सेंटर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर और अथॉरिटी बनना चाहते हैं, उसमें एक दूसरे के खिलाफ भी हो रहे हैं। बट ओवरऑल आई वुड से कि टू से कि चक पीरियड और इवन अर्लियर, आई मीन ये भी देख लें कि पहले जो चक बादशाह है, ही एक्चुअली इन अ वे डिथ्रोन्स हिज नेफ्यू हु इज अ सुन्नी, हु इज अ शहमीरी। हुसैन शाह चक के बारे में कहा जाता कि इनका जो रवैया एक वक्त पे था शेख हमजा मखदूम साहब के साथ, वो काफ़ी गैर शाइस्ता रहा। लेकिन जिस तज़किरा निगार ने वो हवाला दिया, वो साथ में ये भी कहता है कि हुसैन शाह की दो बीवियाँ जो थी वो सुन्नी थी, और वो मुरीद थी उस शख्स की जो खुद मखदूम साहब के मुरीद थे। सो आई मीन ये आप देख लें कि पीरियड इज़ डिपेंडेंट अपॉन कि 18वीं सदी में जब आप तारीख लिख रहे हैं, आपने इंसिडेंट्स को कैसे पिकअप किया है एंड उनका सॉर्ट ऑफ वो खिचड़ी कैसी बनाई है विच अपील्स टू योर मिजाज रादर देन द रियलिटी। ये कहना कि कोई टेंशन भी नहीं, वो भी गलत बात होगी। सो आई हैव डॉक्यूमेंटेड के इवेंट्स के, बट जनरली आई वुड से कि अगर मैं ज़िमनन कहूँ कि क्योंकि ये काफ़ी अहम बात भी है मेरे हिसाब से कि जैसे कि हुसैन शाह एंड मखदूम साहब का जो आपस में तनाज़ा होता है, कहा जाता है कि मखदूम साहब को शहर बदर किया गया, श्रीनगर से बाहर भेजा गया, बट यही वाक़ा
बाबा बयानुद्दीन के साथ भी होता है अली शाह के वक्त पे। यही वाक़ा ज़ैनुल आबदीन और आपके ये बाबा ज़ैनुद्दीन साहब के साथ हो रहा है, उनको तिब्बत खुर्द भेजा जाता है। सो दिस इज़ अ कॉम्पिटिशन बिटवीन द पोलिटिकल अथॉरिटी ऑफ द सुल्तान एंड द रिलीजियस स्पिरिचुअल अथॉरिटी ऑफ अ मशाइख ऑफ अ सूफ़ी। ये पहले भी हुआ है। अगर पहले ही आप देखेंगे कंपीटिंग सेंटर्स पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल में, लेटर ऑन अगर ये और हो रहा है, आप इसको शिया सुन्नी में क्यों देखें? सो दैट इज अ प्रमाइस एंड दिस इज बेसिकली वेरी ब्रीफली आई टच इट अपॉन, बट पहली आई थिंक 17-18 औराक में जो किताब की, आई थिंक आई डू ट्राई टू कवर द फैक्ट कि जो हम समझ रहे हैं 18वीं सदी में इस 15वीं सदी का माहौल था, गालिबन वो वैसा नहीं था। ये हमारी 18वीं सदी के प्रेजुडिसेस एंड बाइसेस हैं जो हमने माजी के ऊपर इम्पोज किए। नहीं, इस बात पर बिल्कुल कोई आपके साथ इख्तिलाफ राय हो ही नहीं सकता कि पॉलिटिक्स जो पावर प्ले होता है और उसका जो ये सिर्फ कश्मीर सोसाइटी में नहीं रहा, ये वेस्टर्न यूरोपियन सोसाइटीज़ में भी रहा, जो क्लर्जी रही है और जो पावर वहाँ रहा है, उनके दरमियान कन्फ्लिक्ट भी काफ़ी हमेशा से रहा था टिल रिसेंटली। तो अब भी कभी कभी टेंशन हो जाते हैं जब पोप बयान देता है किसी मामले पर, अब भी। तो ये दो पैरेलल सेंटर्स ऑफ पावर रहे हैं। तो इसमें मतलब हमारे यहाँ कश्मीर में जो हाकिम रहे हैं उनमें से एक हाकिम तो हमेशा से वो दैट इज लिटरली इमॉर्टल, वो बड़शाह है, वो भी बड़शाह, आज भी कोई बात करेंगे तो बड़शाह की बात करेंगे। लेकिन बड़शाह इतना टॉलरेंट था, इतना सेकुलर था, इतना मतलब तामीरी मिजाज का था, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज या उन्होंने इतना काम किया। लेकिन उसके साथ उसके दौर में भी शेखुल आलम के साथ उसका टेंशन रहा, और शेखुल आलम अपनी जिंदगी में शायद एक बार श्रीनगर आए, और वो एक दिन भी बहुत, वो एक विजिट भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। अगर आप हिस्ट्री को थोड़ा नजदीक से देख लेंगे, डिविजन्स हैव रिमेन्ड एन आउटकम ऑफ पावर प्ले। लेकिन चकदौर के बाद जब कश्मीर मगलूब हो गया और मुगल्स आ गए, तो क्या ये पॉलिसी रही, क्या वो रिवर्सल हो गया कि अगर हम चकदौर में समझते थे कि एक फैक्शन कपड़ाबारी था, तो क्या मुगल दौर में दूसरे का बारी हो गया? देखिए जी, जैसे मैंने पहले कहा, मैं तो यही कहूँगा कि न चकदौर में किसी एक का पल्ला बारी था, न मुगलों में था। अब ये बात है कि जब मुगल यहाँ पे आए, एंड आई वुड से कि जब अकबर यहाँ पे आए, तो उनका मुकाबला ज़्यादातर उन सोल्जर्स, कश्मीरी सोल्जर्स के साथ था। एंड अगर आप तो उसके जहांगीरी पढ़े, उसमें लिखा गया है कि कश्मीर के जो बेशतर ताजिर है वो सुन्नी हैं, जो सिपाही हैं वो बेशतर इमामिया और नूर बख्शी है। सो आप लड़ाई लड़ने आए हैं, एंड जो आर्म्ड फोर्सेस है, जो नोबल्स है, उनका गालिब जो कॉम्पोजिशन है वो शियों का है। तो नेचुरली हमारे भी जो जाएंगे ज़्यादातर वही लोग होंगे। दूसरी चीज़ है कि सिर्फ शियों ने लड़ाई की ना, आप देखें यहाँ पे एक कबीला था सादात का, अभी भी है, सादात का मंतकी या बहकी सैयदों का। एक ज़माने में ज़ैनुल आबदीन के पीरियड के साथ साथ इनका यहाँ पे कश्मीर में आमद होता है, एंड देन दे बिकम अ मेजर पॉलिटिकल पावर। इनका कश्मीर में एक ज़माने में कत्ल आम भी होता है, जिसमें सईद मोहम्मद अमीन मंतकी या उसी सब जिनको हम कश्मीरी में कहते हैं, वो भी शहीद किए जाते हैं। लेकिन देन इन्हीं में से एक मीरा मुबारक साहब है, जो यूसुफ शाह चक की तख्त नशीनी में एक अहम नोबल है। देन वो यूसुफ शाह को सॉर्ट ऑफ माजूल भी करते हैं तख्त के साथ, ये भी देख ले। बट जब कश्मीर पे मुगलों का गलबा हुआ, उस लड़ाई में ये चकों के साथ साथ थे, याकूब शाह चक के साथ थे, और भी उमरा थे जो सुन्नी थे। सो अगर आप देख ले दिस बाइनरी कि शायद सिर्फ लड़ाई में शिया उमरा थे, सुन्नी नहीं थे, ये गलत होगा। जहाँ तक मुगलों का ताल्लुक है, मैं पहले कह दूं कि मुगलों का जो यू कॉल व्हाट वाज देयर सॉर्ट ऑफ रिलीजन, इट वाज रूलरशिप। ठीक है जी। जिस वक्त अकबर कश्मीर पर हमला करा, मोर और लेस ही इज दीन अल्लाही का मुअज्जिद। ठीक है जी, आप इसको सुन्नी ऑर्थोडॉक्सी में भी नहीं प्लेस कर सकते। इसके मजहब के जो ख्यालात है वो बदल गए। ठीक है जी। सो आप ऐसा ये नहीं कह सकते कि मुगलों का कश्मीर का इन्वेजन एक सुन्नी एम्पायर का था।
मुगलों इनफैक्ट जहांगीर अपने तारीख में कहते हैं कि तुर्की में तो सिर्फ सुन्नियों की सॉर्ट ऑफ बड़ाई होती है, आई मीन दरबार रसाई होती है, ईरान में सिर्फ शियों की है, लेकिन सिर्फ हिंदुस्तान वो वाहिद मुमलिकत है जहाँ आप शिया हो या सुन्नी हो, मुल्क के काम में इसका कोई अमर दखल नहीं है। सो दैट गिव्स यू अ नोशन ऑफ के मुगलों का बेशतर मिजाज कैसा रहा। अगेन अगर आप मुगल पीरियड को देखें, आमतौर पर शिया हल्कों में ये आइडिया आता है कि मुगल सॉर्ट ऑफ बायस एंड प्रेजुडिस अगेंस्ट द शियाज, एंड सुन्नियों में जो तज़किरा मिलता है कि मुगल्स आर सीन एज डिलीवरर्स, इनने सुन्नियों को एक बचा लिया चकों के जुल्म से। सो अगर आप देख लें इनकी हुकूमत जो है उसमें जो सूबेदार यहाँ हैं उसमें अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। अच्छे सूबेदारों में भी शिया हैं, बुरे सूबेदारों में भी शिया हैं, अच्छे सूबेदारों में भी सुन्नी है, बुरे सूबेदारों में भी सुन्नी है। सो ओवरऑल यू सी के कितने सूबेदार हैं जो यहाँ सॉर्ट ऑफ मेजर सूबेदार रहे हैं। उनमें आप देख लें कि एक आपके ज़फ़र खान ऐसे में, ये बड़े शायर भी थे, इनकी मसनवियाँ काफ़ी मशहूर है, इन्हीं की वजह से साहिब यहाँ आया, एंड ये उस वक्त की बात है जब मुल्ला ताहिर गदी यहाँ है, हमारे बाकी शोरा भी है। ये ही वॉज अ फेवरेट ऑफ शाहजहां। अली मर्दान खान ही वॉज अ फेवरेट ऑफ शाहजहां, दोनों शिया थे। इससे पहले अबू नसर खान, इसके बाद अबू नसर खान थे, और भी शिया सूबेदार थे जो कश्मीर आए। सो ओवरऑल यू वुड सी के मुगल्स वर नॉट इंटरेस्टेड इन अ शिया सुन्नी डिस्प्यूटेशन। मुगलों का सिर्फ एक वाहिद था कि अपना एम्पायर यहाँ कायम करे एंड अपनी जो उनके कल्चरल वैल्यूज़ है उसको बढ़ावा दे। सो इसलिए आप देख लें कि शिया कश्मीरी खतात जो थे वो ज़रीन और शरीन कलम के लक़ब पाए मुगल दरबार में। एक शिया दरबारी मलिक हैदर चाडोरा था, रईसुल मुल्क का नाम पाया। सो ये मुगलों को टू अंडरस्टैंड इट इन टर्म्स ऑफ कि द मुगल रूल वाज एंटी शिया और प्रो सुन्नी वुड बी अ रॉन्ग रीडिंग। पेट्रनेज दोनों के मौके उन्हें दोनों को दिए। मैं एक ज़िम्नन यहाँ पे एक वाक़े का तज़किरा करूँ कि मुगल वक्त में शाहजहां के वक्त में एक मुमताज़ सूफ़ी बुज़ुर्ग नक्शबंदी सिलसिले से जिनका ताल्लुक़ था, ख्वाजा ख्वावंद महमूद नक्शबंदी कश्मीर आए। इनकी मुगलों के साथ कराबत भी थी, रिश्तेदारी भी थी। दिस इज इवेंट विच हैपेंस आफ्टर शाहजहां सेंड्स हिज आर्मी टू बदख्शान टू कॉन्कर इट वगैरह। कश्मीर आए। कश्मीर में हुसैन शाह चक का जो महल था वो इनको बादशाह ने नज़र किया, जहाँ पे आजकल खानका नक्शबंदिया वाक़ है। इनके वक्त में ज़फ़र खान साहब ऐसन सूबेदार थे। मैसूमा में तूत का कुछ मेला लगा था, लोग तूत खाने गए थे, आपस में तू हुई और एक शिया सुन्नी फसाद बरपा हुआ, जिसमें इनका भी एक गालिब ये यू कैन से ही ऑल्सो वॉज अ पार्टिसिपेंट। बुज़ुर्ग है, नक्शबंदी सिलसिले के शेख है, एंड गर्चे नक्शबंदिया सिलसिला कश्मीर में पहले सल्तनत पीरियड में कायम हुआ था, लेकिन शहर में असर नौ इसको कायम करने में इनका ख़ास हाथ रहा। इंपीरियल फैमिली शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ात है, लेकिन इनको कश्मीर से शहर बदर किया जाता है एंड इन्हें वापस कश्मीर आने की इजाज़त नहीं दी जाती है। सो दिस शोज़ यू द टेम्परामेंट ऑफ द मुगल रूल विच वॉज मोर और लेस टूवर्ड्स stability and the इमेज प्रोजेक्शन ऑफ द मुगल एम्परर। हाँ, बाद में जब मुगलों का जवाल आने लगा एंड कश्मीर क्या पूरे हिंदुस्तान में इनका जवाल आया, आलमगीर के बाद के ज़माने की बात है, यहाँ पे कुछ ऐसे हालात पैदा हुए जिसमें वो शिया सुन्नी फसादात ने ख़ासकर शहर श्रीनगर में एक ख़ास ज़िंदगी अपनाई। एंड यही वो महरक़ात हैं जो 19वीं सदी में मुस्लिम सोसाइटी पे अपना असर छोड़े हुए हैं, जिसमें यू कैन से कि शिया सुन्नी आर एग्जिस्टिंग एटलीस्ट इन द city as two distinct and different communities with sort of minimal connection. तो इसके बाद जो मुगल दौर के ज़वाल के बाद अफगान आ गए यहाँ, तो अफगान जो इरा था उसमें ये टेंशन्स कैसे आप देख रहे हैं? अफगान पीरियड में ये टेंशन्स काफ़ी उभर गए, दैट इज़ अ वैलिड पॉइंट। उस वक्त में काफ़ी फ़िरक़ावाराना फसादात शहर में हुए। आई मीन अगर आप एक सुन्नी मौरख पीर हसन शाह हामी की तारीख भी देखें, उसमें एक अलग सा बाब है ताराज शिया, जिसमें ऑलमोस्ट 10 ताराज का जिक्र किया गया, 10 या 8 ताराज का जिक्र किया गया। सो अफगान पीरियड वॉज ओवरऑल डिस्टेबलाइजिंग फॉर कश्मीर एज इट इज़। ठीक है जी, पूरे कश्मीर के लिए ये कुछ अच्छा न रहा। बट ये है कि इसमें भी टोटली ये नहीं कह सकते पूरा अफगान पीरियड जो था वो शियों के लिए एक जुल्मों का पीरियड था, क्योंकि एक शिया गवर्नर अमीर खान जवान शीर, जिनके साथ आपका शेरगढ़ी का पैलेस वाबस्ता है, वो भी गवर्नर रहे।
यहाँ पे कुछ आसारात मिलते हैं। मैं जब यहाँ अमेरिका में था तो मेट म्यूजियम में एक पश्मीने का क्या कहते हैं इसे जी, ये वॉल हैंगिंग मिली जो एक अफगान सूबेदार ने कश्मीर में बनाई थी, एंड ये उनने सॉर्ट ऑफ हदियन भेजी थी इमाम हुसैन के रोज़े के लिए करबला पे। सो बेसिकली कहने का मतलब है कि तारीख में काफ़ी इंटरप्ले होता है। हाँ, हम इसको काफ़ी सुलझाने की कोशिश करते हैं, काफ़ी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें वी फेल टू अंडरस्टैंड द सटल्टीज ऑफ अ सोशल इंटरैक्शन ऑफ अ मूवमेंट। अफगान पीरियड में काफ़ी फसादात हुए, उनका भी अपना कुछ असर रहा, क्योंकि आप देखते हैं कि काफ़ी शिया कश्मीर से हिजरत करके अवध की तरफ गए। सो दैट वाज आल्सो अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट, बट देन अफगान रूल इन इट्स टोटलिटी मोर और लेस वाज ऑन दी, अगर आप मुगलों के साथ कंपैरिजन करें जहाँ पे एक मुगल एम्पायर था, अफगान का जो रूल था, इट इज़ वन ऑफ डिके टू सर्टेन एक्सटेंट। उसने तो तमाम कश्मीरियों को अपने गिर में लिया, बट शियों को में भी थोड़ा ज़्यादा ही ले लिया। देखिए, अगर जब हम इस पूरे इरा को देखते हैं, पहले चक से शुरू करके, चक्स मुसलमान थे, मदीनी इलाही से ही तो मुगल भी किसी हद तक मुसलमान ही थे, उसके बाद अफगान आ गए, वो भी मुसलमान ही थे, लेकिन उसके बाद कश्मीर बदल गया, क्योंकि उसके बाद जो रूल आने वाले ऑलमोस्ट 200 साल तक है, उसमें सिख और डोगरे हैं और दोनों नॉन मुस्लिम हैं। तो आपकी जो किताब है उसी के एक हिस्से के हवाले से, तो जो डिविजन्स रहे, भले ही वो पावर प्ले था, भले ही वो डिविजिव पॉलिटिक्स थी जो वैसे भी होती है, मतलब यूजुअली ये तो सब लोग जानते हैं कि डिवीजन में ही जब दो अलग अलग हो जाएं तो फिर ही तीसरा खड़पेंच बन सकता है, तो उसमें ये तो कॉमन नॉलेज है। लेकिन फिर जिस दौर के बारे में आपकी किताब है, तो उस दौर में ये कैसे रिकंसिलेशन शुरू होता है, हालांकि ऐसे शवाहिद भी हैं कि उस दौर में भी कुछ टेंशन्स रहे। सो आई मीन बेसिकली किताब इसी पीरियड में, एंड दिस इज व्हाट द किताब इज ऑल अबाउट। आई मीन इट इज नॉट अबाउट मिडीवल पीरियड, इट इज नॉट अबाउट चक्स, इट इज नॉट अबाउट मीर शमसुद्दीन इराकी, इट्स नॉट अबाउट शेख हमजा मखदूम, इट इज अबाउट 19th century। एंड what I'm basically interested in was कि इस पीरियड में एक शिया तशख़्ख़ुस पब्लिक स्फेयर में कैसे आया, एंड उसकी दो निशानियाँ थी, एक इमाम बाड़ा ज़रदी बल का कायम होना, दूसरा जुलूस से आशूरा निकालना। इससे पहले जुलूस निकलता नहीं था, एंड अगर आप देखें कि 1819 या 1820 में सिखों का रूल यहाँ पे कायम होता है। 1830 में, एंड दिस इज आई एम कोटिंग फ्रॉम मरजानपुरी, मुल्ला खलील मरजानपुरी की जो तारीख कश्मीर है, वहाँ वो हवाला देते हैं कि आशूरा के दिन शियों ने एक अजीब व गरीब काम किया कि उन्होंने जुलूस निकाला, एंड ये जुलूस ज़रदी से लेके हसनाबाद की ओर गया, एंड वो खुद चश्मदीद गवाह हैं, वो ये जुलूस शेख बहाउद्दीन गंज बख्श की ज़ियारत के दरवाजे के ऊपर देखते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट पब्लिक मैनिफेस्टेशन ऑफ शियाइट आइडेंटिटी। इससे पहले जुलूस नहीं हुए, एंड इसका रद्दमल यही होता है कि एटलीस्ट इस इवेंट में एक फसाद शहर में बरपा होता है, जिसका अगेन हवाला मरजानपुरी ने भी दिया, हसन ने भी दिया। बट देन यही जुलूस आशूरा आगे चलते चलते एक मुत्तहिद मुसलमान डिमांड की अक्कासी बनती है, जब 1924, इफ आई रिमेंबर द डेट एग्जैक्टली, महाराजा की हुकूमत के खिलाफ कश्मीरी मुसलमान अवाम बरसर पैकार होते हैं। महाराजा की तरफ से हुक्मनामा जारी किया जाता है कि ये जुलूस पे पाबंदी लगाई जाती है। उस वक्त कश्मीर के, एंड दिस इज मोस्टली श्रीनगर के जो सुन्नी, आप से कह सकते ख्वाजगान थे, जो सुन्नी एल्डर्स थे, वो अलॉन्ग विद शियास ये जुलूस आशूरा निकालते हैं, जिसमें दो अलमे, कुछ तज़किरों में आया कि ये अलमे आसार शरीफ शहरी कलाशपुरा से निकाल गई, कुछ में आया कि ये अलमे खानका मौला से निकाली गई। ये इसका हिस्सा बनती है, एंड दिस बिकम्स अ पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अ मुस्लिम कमेमोरेशन ऑफ दैट मोमेंट। सो इस दौरान सॉर्ट ऑफ ऑलमोस्ट एक सदी में क्या क्या हालात हुए, एंड कैसे कैसे ये सॉर्ट ऑफ रिकन्सिलिएशन हुआ, इसमें कौन से हजरात थे, उनमें कौन से इंसिडेंट्स हुए, दिस बुक इज़ ऑल अबाउट इट। इसमें शियों में इंटरनल डिवीजन भी होता है
कि जब ये कंसोलिडेटेड आइडेंटिटी बनती है तो अमीर गरीब का एक तबका आ जाता है, दो मुतज़ाद उलमा ग्रुप्स आ जाते हैं, फ़िरक़ा क़दीमन फ़िरक़ा जदीद आ जाते हैं। सो देयर इज़ डिवीजन आल्सो विद इन द शिया कम्युनिटीज़ एट दिस पीरियड। उसके असरात क्या रहे, यही वो वक्त है कि विच इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज कॉलोनियलिज्म के असरात कश्मीर पर भी पड़ते, क्रिश्चियन मिशनरीज के असरात कश्मीर पर पड़ते, क्रिश्चियन सॉर्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, बाकी चीज़ें आ जाती है। तो उसके साथ हाउ डिड द कम्युनिटी सॉर्ट ऑफ इंगेज, जहाँ पे कि एक हल्के ने कहा कि ये नसारा इल्म है, इसे हम अलग रहना चाहिए, कुछ ने इसको अडॉप्ट किया, उसके साथ साथ क्या हालात रहे। बुक इज़ मोस्टली अबाउट दैट। तो ये जो रिकंसिलिएशन का प्रोसेस शुरू हुआ, ये शुरुआत तो इसकी 19वीं सदी के आखिर से ही हुई, तो लेकिन 20वीं सदी में इसमें सीमेंटिंग आ गई, थोड़ा और मजबूत होता गया। तो ये बहरहाल वो आपकी किताब का हिस्सा नहीं है, लेकिन बाद में ये कैसे इम्प्रूव होता गया और इसमें व्हाट वर द मेजर कंट्रीब्यूशंस दैट हेल्प्ड इट इवॉल्व एंड सीमेंट विद कमिंग डेज, बिकॉज उसके बाद भी जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में काफ़ी तब्दीलियाँ आ गई। हाँ, देखिए जी, जहाँ तक इसकी शुरुआत है तो शुरुआत इज़ फ्रॉम दी कम्युनिटी एलीट विच इज़ लोकेटेड इन दी जागीरदार एंड बिजनेस हल्का, यानी आपके ख्वाजगान एंड जालदार। They start this movement. It is slowly but gradually adopted by the ulama class. ठीक है जी, जो हमारे उल्मा हैं, दोनों फिरकों से, दोनों मसलकों से जो वाबस्ता है, they also slowly, gradually they accept it, and then it becomes a process. But what happens after 47, क्योंकि बाद में जो political setup है थोड़ा totally change होता है, this becomes a domain of two I would say broad categories. One is the ulama, and जो अभी भी आप देखें ज़्यादातर बेशतर जो रिवायती उल्मा हैं कश्मीर में या ख़ानदान है, उनका यही नज़रिया कि चलिए जी मसलक की अपनी अपनी नोशंस ऑफ हिस्ट्री हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन इख्तिलाफ को एटलीस्ट पब्लिक स्फेयर में मैनेज किया जाए, इसको आने न दे, इससे ज़क आ जाती है ओवरऑल मुस्लिम यूनिटी के लिए। सेकेंड इज़ द इंटेलेक्चुअल क्लास, एंड इसमें डिफरेंट पीपल है, एजुकेटेड पीपल है, जहाँ तालीम आम हो गई, एक दूसरे के साथ उठना बैठना हुआ। देखिए जी, एक चीज़ ज़माना था कि जब interaction नहीं थी, social interaction between the two communities नहीं थी, but gradually as this interaction becomes a part of your normal life, कुछ चीज़ें आप भी समझ सकते हैं क्या ये जो मैंने सुना था सही है या नहीं। And as an intelligent people we can judge for ourselves कि what we heard उसमें कितना फसानुगोई थी and कितनी हकीकत है। And दोनों communities I think to a large extent over a period of time have evolved to understand कि their जो Muslimness है that is under threat from a larger bigger force. So उसको बचाने के लिए इसकी काफ़ी से मिसालें हैं तारीख में। दो गरचे मैंने किताब 1930 पे एंड की है, थोड़ा कंक्लूजन में लिखा, बट एक उसकी वाज़ेह जो ये है अलामत है वो तहरीक मोई मुक़द्दस है, जहाँ पे दोनों कम्युनिटीज़ के लोग साथ साथ आए। या अगर पॉलिटिकल लाइफ में देखें तो प्लेबिसाइट फंड भी है, या बाद में 90s के बाद जो हालात हुए, सो इट इज़ मोर और लेस कि जहाँ दोनों को ये गालिब अक्सरियत को ऐसा मालूम होता है कि हमारे जो सेक्टेरियन डिफरेंसेस है वो अपनी जगह हक बचाने पे, बट दे शुड नॉट सॉर्ट ऑफ ओवरकम द नोशन ऑफ यूनिटी। हाँ, देयर विल बी सम पीपल हु विल बी मोर इंटरेस्टेड इन डिफरेंसेस, एंड वो तो लाजिम है, सोसाइटी एक जैसी है नहीं, डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से देखा जाएंगे, बट जनरली आई वुड से कि जहाँ जहाँ इंटरेक्शन होती है वहाँ these differences become lesser. जहाँ जहाँ आप अलग अलग रहे वहाँ differences manifest, because वहाँ हकीकत नहीं है, वहाँ फसाना गोई है। तो ओवरऑल आई वुड से कि and that is the hope for this book कि हमारे समाज में ओवरऑल जो है these differences, I would say don't discard the fact that there are certain differences फ़िक़ही तौर पे होंगे अपनी जगह, but are they that important that they won't make us work as a single community? So that is a question जो शायद मैं नहीं जवाब दे सकता हूँ, आने वाली कश्मीर की नस्लें देंगी। दौर सलातीन के शुरू होने से शायद पहले या आसपास कश्मीर का जो लिंग्वा फ्रैंका था वो पर्शियन था। मैं बेगिनी कश्मीर महज एक बड़ा सितारा था, लेकिन बहुत से छोटे छोटे तारे भी थे जिन्होंने फारसी का नाम रोशन किया कश्मीर। लेकिन और इसके साथ शायद यही वजह थी कि कश्मीर को ईरानी सगीर कहा जाता था। लेकिन ये जो दो चीज़ें थी,
इन दो चीज़ों का क्या असर रहा इस पूरे नैरेटिव में जिस पर हम बात कर रहे हैं? आई वुड से इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज जहाँ जहाँ शवाहदें मिलती है, अगर आप मुगल दौर पर देखें, देखिए मुगल दौर को आप कश्मीर में फ़ारसी अदब का ज़रीन दौर कह सकते हैं कि जितने हमारे फ़ारसी शोरा निकले इस वक्त में, चाहे वो गनी हो, चाहे वो फ़ानी हो, चाहे वो मुश्ताक हो, चाहे वो साते हो, सब इसी ज़माने से। एंड अगर आप देखें, फ़ानी एक सुन्नी आलिम भी है, काजी भी रहे हैं अहमदाबाद के, लेकिन उनके स्कूल से या उनके मकतबे से शिया शोरा ने भी इस्तेफादा किया। इसी तरह देदमरी, जिनकी तारीख मेरे हिसाब से काफ़ी बायस एंड प्रेजुडिस्ड है शियों के ख़िलाफ़, लेकिन वो खुद तलाज़मे में है मुल्ला साते के, जो एक शिया शायर है। एंड साते की तारीख़ वफ़ात पे जो निकता है तारीख़ लिखा है, इट शोज़ दैट सॉर्ट ऑफ रेवरेंस जो आपको अपने ट्यूटर के लिए होगा। सो आई वुड से कि ओवरऑल अगर आप देख ले, उस्ताद और शागिर्द का जो सिलसिला रहा ख़ासकर मुगल पीरियड में, इसमें वो दरबार की रसाई और वो अदब की रसाई के लिए दोनों कोशां थे, एंड इनने इनको एक साथ मिलाया। इट इज़ ओनली व्हेन वी कम टू द क्लोजिंग ऑफ अफगान पीरियड लगता है कि देयर इज़ अ कंपीटिंग इंटरेस्ट, एंड जहाँ कंपटीशन होगा नेचुरली वहाँ कुछ बाइनरीज क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है जी, जहाँ आप किसी एक चीज़ के हुसूल में दोनों लगे हो, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी camaraderie and brotherhood will come out, but when there is कंपटीशन, देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी आप वो एक चीज़ उठाएंगे जिससे आपको फ़ायदा होगा बनस्बत के आपके कॉम्पिटिटर को। ओवरऑल आई वुड से कि फ़ारसी अदब में चाहे आप ख़ताती, आप देख लीजिए यहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा मखतूतात कश्मीर में जो हैं वो रिसर्च लाइब्रेरी में है, एंड यू विल से वहाँ पे रिसेंटली एक कैलेंडर भी निकाला था शायद मीर वाइज वाले ने, उसमें आपको कुछ रुकात मिलेंगे, चाहे वो शायरी के लिए हो, हाफिज़ हो, सादी हो, या अहादीस या रुक़े हो, या इमनात हो, मनकबत हो, शियों ने भी लिखे, सुन्नियों ने भी लिखे। सो इट शोज़ दैट सॉर्ट ऑफ अ कल्चरल ओवरलैप जो हमारे यहाँ पे एक ज़माने में था। बात यह है कि फॉल्ट लाइन्स जो होती हैं वो ज़मीन के किसी भी हिस्से में जाएं, किसी भी सोसाइटी में जाएं, फॉल्ट लाइन होती ही रहते हैं। अब हम फॉल्ट लाइन्स को एनकरेज कर सकते हैं कि वो अलग बन जाए, डिवीज़न हो जाए, या हम उनमें कोशिश करेंगे कि फॉल्ट लाइन्स से सीखें। मतलब मैं एक सिंपल मिसाल दूंगा, वो इंजीनियरिंग की है, शायद आर्किटेक्चर में भी ये जो पीर पंचाल के जो दो मेजर फॉल्ट लाइन्स हैं वो बागलिहार डैम के नीचे से गुजरती। तो मतलब अगर इंसान ने कोशिश की कि एक डैम अच्छा बनाया, दोनों फॉल्ट लाइन नीचे हैं, लेकिन आप 900 मेगावाट तो बना रहे हैं इस वक्त। तो माजी ऐसी बात नहीं कि माजी हैंकी डोरी रहा है। कोई किसी भी सोसाइटी की हिस्ट्री, कोई भी पैच हैंकी डोरी नहीं रहा है, खुशखुशाल नहीं रहा है। टेंशन हमेशा रहे हैं, चाहे किसी कहीं सेक्टर की बुनियाद पर, कहीं इकोनॉमिक क्लास की बुनियाद पर, कहीं इल्म की बुनियाद पर, कहीं आपकी ज्योग्राफी की बुनियाद पर, आप गांव से हैं, शहर से हैं, पहाड़ से हैं, ये टेंशन रहे हैं। लेकिन ये टेंशन और ये फॉल्ट लाइन्स, डिस्पाइट द फैक्ट दैट एवरी सोसाइटी हैज़ इट, कि बेसिकली इवॉल्व्ड सोसाइटीज़ इन फॉल्ट लाइन्स से समझते हैं ताकि मुस्तकबिल और प्रेजेंट टेंस हमारा ठीक रहे। तो आप इस हवाले से आपकी कोशिश निहायत ही एक्सेप्शनल है, और उम्मीद करेंगे कि किताब पढ़ें इंशाल्लाह। तो हिस्ट्री सबसे बड़ा टीचर होता है, तो कोशिश करेंगे इससे जितने सबक मिले हम सीखें और अमल करें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।